नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी। सरकार ने दी मेटा को चेतावनी, अगर कंपनी कंटेंट बूस्ट करने के लिए पैसे लेती है तो छीन सकता है आईटी इंटरमीडिएरी का दर्जा। परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र का प्रस्ताव। इधर राहुल गांधी ने की किरेन रिजिजू से मुलाकात, परिसीमन बिल पर अपना रुख किया साफ। सीएएस फ्रेमवर्क में बदलाव का सेबी का कोई इरादा नहीं। सूत्रों के मुताबिक ब्रोकर्स के साथ मीटिंग में किया साफ, पार्टिसिपेशन बढ़ने से दूर होगी दिक्कतें। सीएएस के मौजूदा डिजाइन या टेक में कोई खामी नहीं। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सीएएस के चलते आज फिर बाजार की क्लोजिंग में अंतर। बाजार में रहा मिला जुला कारोबार। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। We are neither, dovish nor are we hawkish. We feel that this is the right policy rate. आरबीआई ने नहीं किया दरों में बदलाव। कहा महंगाई को लेकर बहुत चिंता नहीं, खाने पीने और फ्यूल की वजह से महंगाई ऊपर। FY27 के लिए ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। वेस्ट एशिया, ट्रंप टैरिफ और मॉनसून को बताया रिस्क फैक्टर। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से बैन। नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। 6 महीने तक जेल और 1 लाख रुपए तक लग सकता है जुर्माना। रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को मिला सोनम वांगचुक का साथ। वांगचुक से बातचीत के बाद भूख हड़ताल में बदला देवेंद्र महतो का आमरण अनशन। वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक ने की थी बात। यूएस और ईरान में जल्द डील के आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई उम्मीद, लेकिन डील नहीं होने पर हमले की भी दी धमकी। कतर और दूसरे मध्यस्थों ने डील में प्रगति की कही बात। ईरान का जवाब, धमकी से डील होगी तेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक से वीडियो हटाने, डी फेक कंटेंट और बाल शोषण के वीडियो दिखाने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कंपनी कंटेंट बूस्ट करने के लिए पैसे लेती है तो कंपनी का आईटी इंटरमीडिएरी का दर्जा छीन सकता है और सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। असीम, ये बताइए कि किन चीजों के लिए मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है? देखिए, सीजीपी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसको बाद में मेटा ने हटा दिया था। तो सरकार उसके बाद तुरंत ही एक्शन में आ गई थी। जो आईटी मंत्रालय उसने फेसबुक मेटा के जो ग्लोबल पॉलिसी लीडर्स हैं उनको सम्मन किया था। उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी थी उन्होंने भी सम्मन किया था। और जब बैठक हुई तो उसमें साफ संदेश दिया गया कि आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, आप एल्गोरिदम भी तय नहीं कर सकते। तो जो संसदीय कमेटी है उसने आईटी मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और जो मार्क जकरबर्ग है उनको चेतावनी दी थी कि आपको अगले 3 दिन के अंदर अपनी इस घटना के ऊपर माफी मांगनी होगी। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग के जो टीम आई हुई थी, ग्लोबल टीम भारत के अंदर थी। पहले उन्होंने आईटी सचिव से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मार्क जकरबर्ग ने अपनी माफी सरकार को दे दी है। उन्होंने कहा है कि आगे से उनके प्लेटफॉर्म पर इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। खासतौर पर कि सरकार ने उनको साफ कर दिया कि आप जो कंटेंट दिखा रहे हैं, आप ये तय करते हैं कि आप कौन सा व्यक्ति कौन सा कंटेंट देखेगा। आप कंटेंट को बूस्ट कर रहे हैं तो इसका ये साफ मतलब है कि आपका सेफ हार्बर आपके पास नहीं रह जाएगा, आप एक आईटी इंटरमीडिएरीज नहीं रह जाएंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी, पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकेगी। तो ये सारी चीजें आज के घटनाक्रम में हुई। तो जो मेटा के अधिकारी उन्होंने बताया कि सरकार को कि उनको विज्ञापन मिलते हैं कंटेंट बूस्ट करने के लिए, उनको पैसा मिलता है, जिसकी वजह से उनसे ये गलती हो जाती है। तो उन्होंने अपनी गलती की माफी आज सरकार से मांग ली है। असीम, ये बताइए कि क्या अब ये मामला खत्म माना जाए, और दूसरी बात ये कि पूरा मामला है क्या शुरू से?
देखिए, देखना पड़ेगा कि ग्लोबल टीम अब मिलकर के आईटी मंत्री और आईटी सेक्रेटरी से मिलकर के गई है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। पहला ऑब्जेक्शन ये था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाया गया। दूसरा ये था कि बाल शोषण के वीडियो उनके चैनल पर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा था कि एल्गोरिदम बायस को लेकर के भी सरकार को काफी सारे ऑब्जेक्शंस थे। तो अब तीनों को लेकर के सरकार ने कड़े शब्दों में जो बेटा प्लेटफॉर्म है उसके ग्लोबल अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अगर आप भविष्य में ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंटेंट को पैसे लेकर के बूस्ट कर रहे हैं तो आप एक आईटी इंटरमीडिएरीज नहीं रह जाते हैं, आपके ऊपर आगे चल करके भी कार्रवाई हो सकती है। तो अब सीधे सीधे आगे देखना होगा कि इस मेटा अपने एल्गोरिदम को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ता है। खासतौर पर कि अब मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग लिया, जैसा कि आईटी संसदीय कमेटी ने कहा था कि माफी मांगनी पड़ेगी उनको 3 दिन के अंदर, तो वो माफी अब उन्होंने मांग ली है। तो हो सकता है कि आगे चल करके मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ आपको नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और संसद में लगातार गतिरोध जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। वहीं आज राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात करके अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। बताएं लक्ष्मण जी, संसद के विशेष सत्र को लेकर क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बन गई है, क्योंकि आज काफ़ी देर तक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में 2 मुद्दों पर खास तौर से बातचीत हुई। पहला मुद्दा तो ये था जो कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और अलग अलग सुझाव विकल्प सामने रखे गए, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे कि जब तक कि गृह मंत्री आकर के अपनी बात को नहीं रखते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक वो लोग धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। तो तत्काल जो गतिरोध है वो जारी रहेगा, इसकी संभावना काफी हद तक बनी हुई है। लेकिन चूंकि आज 8 तारीख है और संसद का जो मौजूदा सत्र है, मानसून सत्र है, वो 13 तारीख को खत्म हो रहा है, तो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। और चर्चा इस बात को लेकर हुई कि 13 तारीख को संसद का मौजूदा सत्र खत्म ना किया जाए, सत्रावसान ना किया जाए, बीच में 4 दिनों का ब्रेक दिया जाए और फिर 16 तारीख से 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त 3 दिनों के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए। इसी सत्र का अगला हिस्सा कह सकते हैं। और उस विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन बिल है उसको लाया जाए। हालांकि इस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई। इस बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने सदस्यों के साथ, बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करके अपना रुख साफ करेंगे। लेकिन अगर इस बीच सरकार क्या कर रही है कि सरकार इस चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो पिछली बार सरकार जुटा नहीं पाई थी। तो अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ सरकार बातचीत कर रही है। तो सरकार को जैसे ही लगा कि हम 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं, 2/3 बहुमत जुटा सकते हैं, तो सरकार विशेष सत्र बुला लेगी 16, 17, 18 को, और वहां पे परिसीमन विधेयक, परिसीमन के नए सिरे से परिसीमन के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित करने की कोशिश करेगी। जैसे ये पारित हो जाएगा तो नए सिरे से पूरे लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा, जहां पर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ के 850 तक पहुंच जाएगी। और फिर जाकर के महिला आरक्षण के लिए 33% महिला आरक्षण इसी 850 की संख्या के आधार पर किया जाएगा, उसका रास्ता साफ हो जाएगा। तो एक और अहम खबर, बाजार में CS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर 3 दिन से हंगामा कटा हुआ है। इस पर क्या है सेबी का नजरिया? एक्सक्लूसिव खबर लेकर लक्ष्मण रॉय हैं हमारे साथ। बताएं लक्ष्मण जी, क्या खबर है? देखिए, पिछले 3 दिनों से जो भाव में अंतर देखने को मिल रहा है, आखिरी के 15 मिनट में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उस पर लगातार सबकी नज़र इस बात पर टिकी थी कि जिस रेगुलेटर के कहने पे सारा कुछ किया गया, कैश की व्यवस्था लागू की गई, इस पर सेबी क्या सोच रही है? क्या सेबी इसको फिलहाल के लिए होल्ड पर कर सकती है? क्या तौर तरीका बदल सकती है? तो इसको लेकर मैंने सेबी के टॉप सोर्सेज से बातचीत की तो 3 बातें निकलकर बिल्कुल साफ आई। पहली बात, सेबी फिलहाल कैश के मौजूदा फ्रेमवर्क में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करना चाहती है, क्योंकि सेबी का मानना है कि कैश का जो मौजूदा फ्रेमवर्क है बिल्कुल पुख्ता है, सही है, उसमें तकनीकी खामियां नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग शेयर बाजार हैं दुनिया भर में, उनके अध्ययन करने के बाद ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ की दिक्कत जरूर है कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो सेबी का मानना है कि जैसे समय बीतेगा वॉल्यूम आना शुरू होगा। हालांकि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन, तीसरे दिन में वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है। तो सेबी का मानना है कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, बाजार के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।
आएगी तो वॉल्यूम भी आएगा, फिर ये उतार चढ़ाव अपने आप कम हो जाएगा। तो सेबी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कल शेयर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, ब्रोकर, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, उनकी एक बैठक हुई थी सेबी चेयरमैन के साथ। बैठक तो वैसे किसी और मुद्दे पे थी, लेकिन इस मुद्दे पर भी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और उन पार्टिसिपेंट ने भी इस बैठक में कहा कि हम लोग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी अभी सिस्टम को समझ रहे हैं। तो सेबी को इस बात का भरोसा है कि आगे चल करके अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा, उतार चढ़ाव कम होगा और कैश की मौजूदा व्यवस्था स्टेबल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब करते हैं बाजार की बात। तो बाजार में आज कारोबार मिला जुला रहा। दिन भर की उठापटक के बाद सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही है। आज सीएस के चलते बाजार की क्लोजिंग में अंतर फिर से रहा। और कैसा रहा बाकी हाल बाजार का, बता रही हैं रक्षा रावत। जी बिल्कुल, यहाँ पर दमदार ग्लोबल संकेतों और अच्छे नतीजों के बावजूद भी आज जो बाजार की ओपनिंग है वो सुस्त हुई। जो कल कैश की क्लोजिंग थी वहां से आज गैप फिलअप होते हुए बाजार में दिखाई दिया। लेकिन आज भारतीय बाजारों में दबाव बढ़ा। जब आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो करीब करीब फ्लैट हुई है निफ्टी की, क्योंकि जो 3/15 का मार्केट था वो 24,500 के आसपास, 570 के आसपास बंद हुआ था। लेकिन वहां से यहां पर इंट्राडे चार्ट में एक जंप देखने को मिला है कैश के सेशन में, तो वहां से एक जंप देखने को मिला। सिमिलरली बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, यहां पर भी जो क्लोजिंग लेवल है 3/15 के वो 57,630 के आसपास है। लेकिन यहां से भी एक 100 पॉइंट का अपटिक हमें देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी वैसा ही कारोबार देखने को मिला। जो कैश सेशन है वहां से कहीं ना कहीं यहां पर एक जंप देखने को मिला है। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर की आज की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स, यहां पर कल भी गेन्स थे और आज भी कहीं ना कहीं यहां पर अप मूव्स दिखाई दिए। लेकिन क्लोजिंग के दौरान यहां पर कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड नजर आया, 1% के दबाव के साथ बंद हुआ है। लेकिन आज मेटल पैक ने अच्छा कारोबार किया, 2% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा पीएसयू बैंक, ऑटो, इन थीम्स में भी काफी अच्छी रौनक नजर आई। रियलिटी ने अच्छा कारोबार किया और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी थोड़े बहुत गेन्स दिखाई दिए। लेकिन आज खराब परफॉर्मेंस किया आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल। यहां से आज बाजार में प्रेशर देखने को मिला। आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें, तो गेनर्स की लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस 3% से ज्यादा के अप मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा ग्रासिम करीब 3% की तेजी यहां पर भी हमें देखने को मिली। मेटल पैक से 2 काउंटर, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को यहां पर निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए। लेकिन अगर आज के ड्रैगर्स की बात की जाए, यानी निफ्टी 50 को कौन से शेयरों ने सपोर्ट नहीं किया है, आईटी पैक यहां पर नजर आया। टीसीएस देखिए यहां पर 2% के डाउन साइड देखे गए। इसके अलावा एचसीएल टेक भी शामिल रहा। अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी 1.5% की कमजोरी देखी गई और उसके अलावा सन फार्मा यहां पर भी आज कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई। तो ये था बाजार का पूरा अपडेट। अब देखना है कि कल जो आज का कैश का सेशन था वहां पर कल किस तरह से बाजारों की शुरुआत होती है, भारतीय बाजार जो ये गैप अप है वो किस तरह से फिल करते हैं। और आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी। पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार है। पॉलिसी का रुख भी न्यूट्रल पर कायम रखा गया है। आरबीआई ने FY27 के लिए रिटेल महंगाई अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है, जबकि जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.7% किया है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक रिटेल महंगाई अनुमान से ज्यादा बनी हुई है और तीसरी तिमाही के बाद महंगाई में गिरावट की उम्मीद है। The higher inflation is mostly on account of fuel and food, with little signs of generalization of price pressures so far. Core inflation, excluding precious metals, continues to be benign. As projected earlier, headline inflation is expected to rise further in the near term. It is expected to peak in Q3 of this year, primarily again due to food and fuel, and thereafter moderate. Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks, however, pose downside risks to growth. लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिजिटल गैजेट्स और उनके पार्ट्स की कीमतें अचानक क्यों उछल गई? क्या अब हर नया गैजेट आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा? जवाब तलाशने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।
कुछ महीने पहले 75,000 में मिलने वाला ये लैपटॉप अब 90,000 का हो गया है। इसके बगल वाला गेमिंग लैपटॉप 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000 पर पहुंच गया है। 85,000 वाला अब 1,10,000 का है, जबकि 54,000 का एंट्री लेवल लैपटॉप अब 80,000 में मिल रहा है। और बात सिर्फ लैपटॉप तक नहीं है, रैम, हार्ड डिस्क जैसे पार्ट्स की कीमतें भी आसमान छू रहे हैं। जरा सुनिए अब इनके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे बिजनेस पे ये असर हुआ है, सबसे ज़्यादा प्राइस एसएसडी और रैम में हाइक हुआ है। इतना हाइक हुआ है आज तक ज़िंदगी में किसी ने सोचा नहीं था। जो एसएसडी पहले 4,000 रुपये की थी, अब वो सीधा 15,000 रुपये की हो गई है। और जो रैम 5 से 6,000 रुपये की थी, वो सीधा 45,000 रुपये क्रॉस करके गई है। अब ऑफिस पे वही सिस्टम लेने आ रहा है जिसकी मजबूरी है या उसको रिक्वायरमेंट, उसके बिना उसका काम नहीं हो रहा है। आगे भी रहेंगे। हाँ, कंपनी ने फ्यूचर में यही बोला है कि 2028 तक यही सीन रहने वाला है। दुनिया भर के डेटा सेंटर और सर्वर अब एआई के लिए अपग्रेड किए जा रहे हैं। ऐसे में चिप बनाने वाली कंपनियां रैम और स्टोरेज चिप्स का उत्पादन घटाकर ज्यादा मुनाफा देने वाली HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप बनाने पर जोर दे रही हैं, जिसकी एआई सर्वरों में भारी मांग है। नतीजा, लैपटॉप, डिजिटल गैजेट्स और उनके पार्ट्स की सप्लाई कम हो गई है और कीमतें बढ़ने लगी। नैसकॉम के मुताबिक गैर जरूरी डेटा हटाकर और ज़रूरी फाइलों को क्लाउड पर स्टोर करके स्टोरेज की ज़रूरत कम की जा सकती है, जिससे महंगे अपग्रेड का खर्च कुछ हद तक टाला जा सकता है। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, वो सब कुछ अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रखते हैं, तो वो हम उसका स्मार्ट यूज करें और वो डेटा को एनालाइज करके जो इररिलेवेंट डेटा है उसको क्लाउड में मूव कर दें या उसको हम स्टोरेज ड्राइव में मूव कर दें। सेकंड थिंग के जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है कंपनी को चलाने के लिए, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। कुछ ही महीनों में हार्ड डिस्क के दाम 3 गुना, रैम के दाम 10 गुना हो गए हैं। आगे ये और महंगे होंगे और लैपटॉप, कंप्यूटर और उनके पार्ट्स की जरूरत कम होने वाली नहीं। एआई की रफ्तार को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यूजर्स को स्मार्ट बनना पड़ेगा और समय समय पर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के डेटा को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे महंगे उपकरण खरीदने से हम बच पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नया स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज या लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले बाजार का नया ट्रेंड जरूर जान लें। इस बार कंपनियों का फोकस ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पर नहीं है, बल्कि ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने पर है। देखिए ये रिपोर्ट। वैल्यू ओवर वॉल्यूम। इस फेस्टिव सीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां इसी रणनीति पर काम करती नजर आएंगी, यानी ज्यादा यूनिट बेचने के बजाय ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर दाव लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेंट्री पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% तक बढ़ाई गई है, जबकि बजट और मास मार्केट प्रोडक्ट्स की मांग अब भी सुस्त बनी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह ग्राहकों की बदलती पसंद भी है। अब कई ग्राहक बेहतर फीचर्स, एआई तकनीक और प्रीमियम अनुभव के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। यही वजह है कि कंपनियां इस फेस्टिव सीजन प्रीमियम सेगमेंट पर ज्यादा भरोसा जता रही है। Definitely, we see a clear shift in the consumer demands. It is moving more towards premium products. Well, we also see a similar shift in our products also. So 10 years down the line, if I see, there was a demand more for smaller refrigerators, but now people demand more for double doors and side by side. Similarly, for washing machine, it was more of semi-automatic 10 years back, but now it is more for front load and top load. विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजारों में प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं Amazon और Flipkart जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को टियर 2 और टियर 3 शहरों से भी प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत मांग की उम्मीद है। तो अगर आप भी इस बदलते ट्रेंड के बीच में फेस्टिव शॉपिंग करने जा रहे हैं तो समझदारी इसमें ही है कि भारी डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अपनी ज़रूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए ही शॉपिंग करें। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आवाज समाचार में खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अब होटलों और रेस्टोरेंट्स में परोसे जाने वाले नकली पनीर पर सख्ती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र एफडीए ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एनालॉग पनीर यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, सप्लाई और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एनालॉग पनीर एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट होता है जिसे दूध की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च और दूसरे फूड एडिटिव से तैयार किया जाता है। हाल ही में जांच के दौरान पनीर के 35% से ज़्यादा सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए थे। इस फैसले के साथ ही छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। There are a lot of discussion in the media, among the public representatives, among the concerned citizens that analog paneer is not good for health, and as the tests have indicated that yes, the huge percentage of which has been found unsafe, which is not good for human consumption. So as per the powers vested in me as a food safety commissioner of the state, as per section 30 subclass 2 subclass A, beginning with 30th of July 2026, we have prohibited production, transport, processing, storage and sale of analog or non-dairy products in the state of Maharashtra. फर्नीचर और प्लाईवुड खरीदने के वालों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी सेंचुरी प्लाई ने टोटल कवर नाम से एक नई योजना शुरू की है। कंपनी का कहना है कि ये भारत की पहली ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी योजना है जो सिर्फ प्लाईवुड बदलने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्लाईवुड में कोई खराबी मिलने पर पूरे फर्नीचर से जुड़े खर्च को भी कवर करेगी। इस योजना के तहत खरीद की तारीख से 10 साल के अंदर अगर प्लाईवुड में कोई खराबी आती है तो ग्राहकों को प्लाईवुड के साथ साथ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, फेविकोल, ग्लू, लेमिनेशन और अन्य संबंधित खर्चों का पूरा पैसा वापस मिलेगा। इस वारंटी का फ़ायदा उठाने के लिए ग्राहकों को खरीद के 90 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। और लॉन्च के बाद कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका ने कहा कि हमारे ग्राहकों को अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो हम ना केवल प्लाईवुड रिप्लेस करते हैं बल्कि पूरा फर्नीचर ही बदलते हैं। Century Plywood can proudly offer that if a customer has bought our Club Prime or our Architect Ply and in case they are facing any challenge due to a problem with our product, we will not just replace the plywood, we will replace the entire furniture for the next 10 years. और कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकिता बंसल ने कहा कि सेंचुरी प्लाई बेस्ट है। फर्नीचर में कोई भी दिक्कत आने पर हम पूरा कॉस्ट रिम्बर्स करते हैं। Century Ply is the best. There are times they feel that what will happen to my furniture if something happens. So in order to address this, we have got total cover warranty. We are saying that if anything happens to your furniture, we will reimburse the entire cost, whether it be the labor, the veneer, the laminate, the polish, all of it. अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर डील की उम्मीद और तेज हो गई है। ट्रंप ने खुद कहा है कि डील पर बातचीत काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है और डील होने की उम्मीद है, लेकिन ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पावरफुल जवाब मिलेगा। हालांकि बातचीत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, हालांकि वो सार्वजनिक रूप से बातचीत की बात स्वीकार नहीं कर रहा है। इस बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्द ही पीस के रोड मैप पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. This should have been done by other presidents for 50 years. You know, you keep hearing 47, but that's been for 3 years now. It's been over 50 years. Other presidents or other countries should have been able to do this. And I did something that I had to do because if they had a nuclear weapon,
this whole world would be a different place. आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। अब की बार डील का बेड़ा पार शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।